नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित उपाध्याय आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। नंबर 2 तक पहले हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था बिल्कुल ऐसे ही होना है। वहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कुछ गुणनखंड किए थे, ऐसे ही यहाँ पे करना है। केवल यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो बात करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। 12, 15 और 21 ये दिए हुए हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो 12 के क्या हो गए? 12 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार यहाँ पे हम 15 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 15 के। तो 3 से जाएगा 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा 5 एकन 5। तो ये हो गई जी 15 के। अब यहाँ पे हम 21 की बात करेंगे। 21 3 से जाएगा 3 7 21, फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग गुणनखंड आ गए भाई। 12 के ये आ गए, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 2, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3। अब यहाँ पे 15 को क्या लिखें? 15 बराबर 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 15 के हो गए। अब यहाँ पे 21 के क्या हो गए? 21 को लिखेंगे हम, 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7। अब यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम की ओर बात करेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी कि जो सभी में कॉमन हो उसकी यहाँ पे बात करेंगे। देखिए कॉमन क्या क्या है यहाँ पे भाई। यहाँ पे 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जी यहाँ भी है। तो एचसीएफ इसका क्या हो गया? एचसीएफ हमारा इसका हो गया 3। ठीक है जी। अब बात करेंगे यहाँ पे एलसीएम की। एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। एलसीएम में क्या होता है? सारे के सारे फैक्टर ले लेते हैं और जो मैक्सिमम पावर होती है वे वाले लेते हैं। ठीक है जी। अब इसकी बात करेंगे। पहले वाले सारे ले लेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3। अब 2 तो आ चुका, तो 2 तो लेंगे नहीं, यहाँ पे 2 यहाँ है भी नहीं। ठीक है। 3 आ चुका, 3 की पावर 1 ही है, तो 3 लेंगे नहीं। अब यहाँ पे भी 3 है, 3 आ चुका, लेकिन 5 यहाँ पे आया नहीं, तो 5 लेंगे। और जिस 7 नहीं आया तो 7 लेंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं ये क्या बनने वाला है। देखिए 4 तो ये होगा, 4 तिया 12 पंजे 60, और 60 गुना 7 7 छिंग 42, यानी कि ये होगा आपका 420। यानी कि इसका एलसीएम जो बना है वो 420 बना है इसका एलसीएम। ठीक है जी। तो ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया गया 17 के फैक्टर करेंगे, फिर हम 23 के फैक्टर करेंगे, फिर हम 29 के फैक्टर करेंगे। तो 17 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही कटने वाली है, तो 17 एकम 17। ठीक है जी। तो एक बार जाएगा, तो 17 को हम केवल 17 गुणा 1 लिखेंगे, 17 गुणा 1। ठीक है जी, यही तो लिखेंगे। फिर 23 की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो 23 के क्या फैक्टर? 23 भी एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटने वाली संख्या है, तो केवल 23 से ही कटेगी। तो 23 से कटेगी, तो 23 एकम 23। ठीक है जी। तो इसके ये हो गए। तो 23 को हम क्या लिखेंगे? 23 बराबर 23 गुणा 1 लिख देंगे, यानी कि जिसका कोई गुणनखंड नहीं होता अतिरिक्त, तो उसके साथ हम हमेशा 1 लिखेंगे, क्योंकि एचसीएफ निकालने में हमें उसमें आसानी होती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे 29 की बात। 29 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी 29 से ही जाने वाला है। तो 29 एकम 29, तो एक बार जाएगा 29 से। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 29 को लिखेंगे, 29 बराबर 29 गुणा 1, यानी कि इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ की। एचसीएफ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। तो एक सभी में कॉमन है, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एचसीएफ हमारा इसमें क्या आ गया? 1 आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे एलसीएम की। एलसीएम
एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते तो एलसीएम में सारे लेने पड़ेंगे। 17, 23, 29, तो 17, 23 और 29 सभी की गुणा करने पे जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो इसका गुणनफल क्या आ रहा है वो देख लेंगे। 11,339 इसका आ रहा है, 11,339 आप करके देख लेंगे। 11,339 इसका आ रहा है एलसीएम। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है जी, तो ये एलसीएम होगा, ये एचसीएफ हो गया। ठीक है जी, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे हमें थर्ड क्वेश्चन में 8 दिया गया है और जी 9 दिया गया है और जी 25 दिया गया है। इसकी बात करते हैं। 8 तो 2 से कटेगा, तो 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2, तो 8 के क्या गुणनखंड हो गए। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 1 2 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 9 की बात करेंगे, तो 9 को हम कैसे लिखेंगे। 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 कम 3, तो 9 को हम क्या लिखेंगे। 9 बराबर 3 गुणा 3, यानी कि 3 की पावर 2। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे हम 25 की बात करते हैं। 25 को हम क्या लिखेंगे। 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, तो 25 को क्या लिखेंगे। 25 बराबर 5 गुणा 5, यानी कि 5 की पावर 2। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या एचसीएफ क्या आ रहा है और एलसीएम क्या आ रहा है। एचसीएफ की यहाँ पे हम बात करेंगे। अभी हम पीछे बात कर चुके हैं, यदि किसी में कोई एचसीएफ आपको कॉमन ना दिखा रहा हो, हाईएस्ट कॉमन ना दिखा रहा हो, तो उसका हाईएस्ट कॉमन हम क्या मानते हैं, तो उसमें हम 1 को रख लेते हैं, गुणा 1 कर लेंगे, यहाँ भी गुणा 1 कर लेंगे, यहाँ भी गुणा 1 कर लेंगे, क्योंकि गुणा 1 करने में इसमें कोई प्रभाव नहीं आने वाला, लेकिन एचसीएफ इसका हमें प्राप्त हो जाएगा 1। एचसीएफ 1 प्राप्त हुआ यहाँ पे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एलसीएम हमें क्या प्राप्त होगा। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें हम 2 की पावर 3 सारे लेंगे, गुणा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यानी कि ये हमारा कितना होगा। 8 9 72 गुणा 25। 72 की 25 में आप गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। 1800 प्राप्त होगा। तो 1800 आपका क्या होगा, ये आपका एलसीएम होगा। एलसीएम बराबर 1800 आ गया इसका। ठीक है जी, ये एलसीएम आगा, ये एचसीएफ आगा। तो इसी प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ यहाँ पे दिया गया है 9। ठीक है जी, एलसीएम ज्ञात करना है फिर इसका, यानी कि एचसीएफ दिया गया है इन 2 संख्याओं का और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी हमने पीछे दूसरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है जी, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और आप लोगों के
याद होना चाहिए, आगे के भी बहुत काम करने वाला है ये फॉर्मूला, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है, ये चीज़ दी गई है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है और दो संख्याएं दे रखी। ठीक है जी, तो हम प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या दिया गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कर लेते हैं। 306 गुणा 657 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले के अनुसार, बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया गया है, 9, और जी एलसीएम हमको पता नहीं, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो जब ये चीज़ हमको ज्ञात करनी है तो ये हम सेपरेट कर लेंगे इधर, यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 बटे 657, नहीं 306 गुणा 657, और ये इधर गुणा में इधर जाके भाग में चली जाएगी, बटे 9। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको इससे काट लेंगे, कोई सी भी संख्या काट लो, दोनों कट जाएगी इससे। ठीक है जी, देखते हैं, काटते हैं, ये वाली शुरू वाली काट लेते हैं, इससे काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 से इसको काटो, 9 तिया 27, 3 9 तिया 27, 3 बच गए, 3 हो गए 36, 9 चौक 36, 34 बार कट गया, तो हमारे पास एलसीएम आया है 34 गुणा 657, ये एलसीएम आ गया हमारे पास। तो इसका जो भी गुणनफल होगा वही इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो वो हमारे पास आया है 22, 33, 8 आ जाएगा। तो आप गुणा करेंगे 22, 33, 8 आ जाएगा इसका गुणनफल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम ज्ञात करना था। ठीक है जी, अब बात करते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात यह है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है जी, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। यानी कि ये जांच करने की हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखते हैं, जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 की पावर n लिख लेते हैं और 6 की पावर n को मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ वो देख लेंगे आप। तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 की पावर n। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि इसके जो फैक्टर आए हैं, यानी कि ये कोई संख्या है, इसके फैक्टर आए हैं, 2-3 फैक्टर आए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी संख्या के 0 अंक पर समाप्त होने के लिए उसके कम से कम गुणनखंड 2 व 5 होना अनिवार्य है। ठीक है जी भाई, कोई भी संख्या यदि 0 पे समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड 2 और 5 मिनिमम होने चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे 10 ही है, 10 सबसे छोटी संख्या है। ये समझाने की बात है थोड़ी सी, हालांकि क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो 10 संख्या है तो 0 पे समाप्त हो रही, सबसे छोटी संख्या है जो 0 पे समाप्त, 0 अंक है जिसका। ठीक है जी, तो इसके 2 गुणा 5 हो गए या नहीं हो गए, 70 है। तो क्या होगा, इसके गुणनखंडों में क्या आएगा, देख लो, करके देख लो, 2 गुणा 7 गुणा 5, ये आएगा 5 और 7, 2 और 5 आ गए या नहीं आ गए। यानी कि ऐसे ही
2 और 5 होना अनिवार्य है। आपने देखा होगा यदि आप किसी संख्या के गुणनखंड करते हैं, यदि वो 5 से कटती है तो उसके अंत में 5 और 0 होना अनिवार्य है, तो वो 2 से और 5 से तभी तो कटेगी। तो इसका यही है कि आपको इसमें जो है उसके अनिवार्य गुणनखंड 2 और 5 होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 3 है। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है जी, बस यही करना था इसमें। देखो कितना बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अब इससे आगे बात करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की बात करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेंगे। व्याख्या कीजिए कि ये और ये जो संख्या दी गई है एक भाज्य संख्या है और क्यों है, ये बताना है, व्याख्या करके देनी है इसकी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे भाई। ये देखेंगे पहले वाली संख्या, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट संख्या देख लेंगे। सबसे पहले आपको दी गई है 7 गुणा 11 गुणा 13 और जी प्लस 13, ये दी गई है। तो ये बताना है कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन कैसे है, क्यों है, तो ये व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ऐसे लिख लो इसको। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें और इसमें ये वाली संख्या और ये वाली, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। तो 13 में बाहर ले लेता हूँ यहाँ, ऐसे अंदर क्या बचा 7, ये 11 है भाई। 7 गुणा 11 क्योंकि 13 तो बाहर जा लिया, और जी प्लस 1, ठीक है, ये बच गया। अब देखो ये क्या बन गया, 13 गुणा 11 7 77 प्लस 1 78। अब मुझे आप ये बताइए, जिस संख्या के इस प्रकार से 2 गुणनखंड आ जाए, 2 फैक्टर आ जाए, तो क्या वो भाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि भाज्य होने की यही एक कंडीशन है कि उसके अपने अलावा और भी गुणनखंड होने चाहिए, यानी कि एक से अधिक गुणनखंड यदि उसके है तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसके एक से अधिक गुणनखंड है, तो यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे कि उपरोक्त संख्या के एक से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम दूसरी देख लेंगे, जो दूसरी संख्या दे रखी है इसमें सेकंड संख्या। सेकंड क्या दे रखी, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और जी प्लस 5। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसमें और इसमें ये संख्या अलग है, ये अलग है, तो दोनों में क्या कॉमन है भाई, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, तो 5 में बाहर ले लेता हूँ। अंदर क्या बचा, 7 गुणा 6 5 बाहर चला गया, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आ गया। ठीक है जी, प्लस 5, तो 5 नहीं प्लस 1 आएगा क्योंकि 5 तो बाहर जा लिया। अब देखिए ये क्या आएगा यहाँ पे, ये आपका 5 गुणा, इसकी जब गुणा करेंगे तो ये 1008 के बराबर आएगा। 1008 प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर किसके होगा, आपका 5 गुणा 1009। अब मुझे आप ये बताइए कि जिस संख्या के एक से अधिक गुणनखंड होगी वो भाज्य होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये एक कंडीशन होती है भाज्य होने की। तो आप लिख देंगे उपरोक्त संख्या के एक से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। बस यही करना था, यही व्याख्या करनी थी इसकी।
अब क्वेश्चन नंबर 7 की और ये अंतिम क्वेश्चन है, इसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें दिया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि गोलाकार घूमने वाला पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान व एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे ये कोई वृत्ताकार पथ है, यानी कि इस पे वे गोल गोल घूम रहे, ठीक है जी। सोनिया भी घूम रही और जी रवि भी घूम रहा, और वे एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो कि यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि वे कितने समय बाद वे यहीं पे पुनः मिलेंगे, ठीक है, ये पूछ रहा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, माना सोनिया एक चक्कर लगाकर प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी, ठीक है जी। और रवि 20 चक्कर लगाकर प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। ये मान ली बात हमने, ठीक है जी। तब एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय भाई, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगी, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो 18 गुना ए लगेगा। इसी प्रकार 20 चक्कर लगाने में रवि को लगा समय भाई, रवि को एक चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट, तो 20 चक्कर लगाने में कितना समय? 12 गुना 20 लगेगा। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि भाई वे एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो जो भी समय दिया गया हो उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सोनिया व रवि को प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर 18 व 12 का एलसीएम, 18 व 12 का एलसीएम। अब 18 और 12 का एलसीएम आप निकाल ही लोगे, भाज्य गुणनखंड भी दे दोबारा, भाज्य गुणनखंड भी दे दोबारा, तो वो क्या आएगा? वो 36 आएगा। वो आप देख लेना निकाल के, वो आपका रफ काम है, ठीक है। हालांकि साइड में यहाँ पे निकाल के देख भी सकते हो। 18 और 12 यहाँ ऐसे रख के देख लो जी करके, 2 से काट लो, 2 में 18, 2 6 12, फिर 2 से ये तो 9 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से काट लो, 3 3 9, 3 ही कम 3, फिर 3 से 3 1 1, तो ये कितना आ गया देख लो जी, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 मिनट आ गई जी, 36 मिनट। अब देख लो कि सोनिया 36 मिनट में क्या चक्कर लगाओगी? 18 मिनट के हिसाब से 2 चक्कर, और जी रवि 12 मिनट के हिसाब से 3 चक्कर लगाएगा। तो इसी प्रकार ये आपके यहाँ पे एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।